নমস্কার, বাংলা চালচিত্রে আপনাদের স্বাগত। আমরা সবাই পরিশ্রম করি, টাকা জমাই, সেই টাকা কিভাবে সুরক্ষিত রেখে বৃদ্ধি ঘটাবো, অর্থাৎ টাকাটার গ্রোথ হবো, সেই নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা पीजीआई म्यूचुअल फंडेर सीईओ अजीत सर से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, आम पब्लिक का ये डर हो रहता है कि ये म्यूचुअल फंड जगह, ये शेयर बाजार मार्केट, ये बड़ा खतरे का जगह है, ये अब रिस्क जगह है। वो सोचते हैं कि अपना पैसा डूब जाएगा। ये रिस्क अब कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? देखिए, रिस्क का बहुत सारे मतलब बन सकते हैं। अगर आपका पैसा जो महंगाई है और इन्फ्लेशन है वो उसको आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बैंक में भी पैसा रिस्क बन जाता है। अच्छा, अगर रियल एस्टेट में आप लगाए और डेवलपर ने अगर बिल्डिंग नहीं बनाया तो वो भी रिस्क बन जाता है एकदम। आपके पास सोना है, सोना घर से चोरी हुआ, वो भी रिस्क होता है। ओके। तो रिस्क तो हर चीज में होता है। अच्छा। आपको जब आप एक नया निवेशक बन रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको आपके ज़रूरतों के लिए आपके गोल और आपका जो टाइम फ्रेम है, कितने साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा अगर आपका टाइम फ्रेम है कि आप यंगस्टर हो, आपने अभी नौकरी शुरू किया है, आपके रिटायरमेंट के लिए आप सेव कर रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव कर रहे हैं 8-10 साल, तब आप इक्विटी के कोई भी अगर अच्छा फ्लेक्सी कैप डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप पहला ये जान लीजिए कि इसमें गवर्नमेंट का और सेबी का ऊपर से बहुत कंट्रोल है। रेगुलेटर का बहुत कंट्रोल है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं इस चीज़ को। और सेबी ने इस चीज़ को जितना ट्रांसपेरेंसी, जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इसमें मिल जाएगा। और बाहर गाँव में जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड होता है उसमें जितना इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टफोलियो का मिलेगा महीने में, उससे ज़्यादा इंडिया में जो रेगुलेटर है वो बोलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ छोटा सा समझाना चाहता हूँ कि आप जब पैसा लगाते हो तो आप इक्विटी में लगा सकते हैं, आप बैंक डिपॉजिट में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ों में ना, जो हम आदमी आज इस दुनिया में जो बढ़ते जा रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, हमारा जीवन अच्छा होता जा रहा है, तो इसका सारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इक्विटी में कैप्चर होता है। अच्छा, वो गोल्ड में कैप्चर नहीं होता, रियल एस्टेट में कैप्चर नहीं होता, बैंक डिपॉजिट में नहीं कैप्चर होता। आप देखिए, कोविड हुआ तो कुछ फार्मा कंपनियों ने वैक्सीन बनाया लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। अब वो फार्मा कंपनियों ने प्रॉफिट बनाया। अगर आप उनके शेयर होल्डर होते तो आपने वो प्रॉफिट बनाया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में बोल रहे हैं, उसकी जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट बनाएंगे, वो भी शेयर मार्केट में रहेगा, आप उसमें पैसा बना सकते हैं। तो थोड़ा ये है कि बहुत बड़े लोग हैं, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, बड़े बड़े जो प्रमोटर्स हैं, आपको अगर उनके बिजनेस का प्रॉफिट में थोड़ा सा भाग लेना है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप सोचिए कि दुनिया भर में जितने बिजनेस है उसमें अगर आपको भाग लेना है तो आप गोल्ड के जरिए या बैंक डिपॉजिट के जरिए या रियल एस्टेट के जरिए उसमें आप भाग नहीं ले सकते, सिर्फ इक्विटी के जरिए ले सकते हैं। तो अपने एडवाइजर के साथ अगर आपने ये तय किया कि मेरे पास 3-5 साल के ऊपर का टाइम फ्रेम है, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बिल्कुल इक्विटी में, और आप डिवर्सिफाइड फंड में कीजिए। आप कोई छोटा एकदम ऐसा जो आपको लग रहा है कि ये फार्मा फंड है, ये डिफेंस फंड है, ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है, आप स्टार्टिंग उससे मत कीजिए, आप डिवर्सिफाइड फंड में कीजिए। आप आपको अगर रिस्क और भी लगता है तो आप डिवर्सिफाइड फंड में भी मत जाइए, आप हाइब्रिड फंड से शुरू कीजिए, जिसमें आधा इक्विटी और आधा फिक्स्ड इनकम होता है, बॉन्ड जैसा होता है। और अगर आपको उससे भी ज्यादा डर लग रहा है तो कैटेगरी होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अगर मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव है, आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि मार्केट अच्छा है कि बुरा है, तो अपने आप से वो मार्केट का उतार चढ़ाव के हिसाब से वो अपना लेवल देख लेगा। तो वो फंड भी कैटेगरी आपके लिए अच्छी बन सकती है। तो ये आप सिलेक्शन एडवाइजर के साथ बात करके बिल्कुल लीजिए। सर, यंगस्टर्स जो है, जब 25-30 साल का लड़का या लड़की है जो अभी जॉब शुरू किया है, तो उसके लिए अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए रिटायरमेंट फंड अब रखना चाहते हैं कि उसको रिटायरमेंट अभी से सोचना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा साल जिएंगे। आपके बाप दादा शायद 75, 85, 90 तक थे। आप आज मेडिकल साइंस इतना अच्छा हुआ है कि शायद आप 100 साल तक भी जिएंगे। तो आप जल्दी से रिटायर करना भी चाहेंगे तो आपको ये सोचना है कि इतना साल अगर मैं जीऊँ तो मुझे अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे अपना
कोशिश करना है कि मेरे पास पैसा रहे। ओके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल होता है जिसके लिए आपको बैंक से लोन नहीं मिलता। ओके। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मिल सकता है, हाँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट घर के के लिए लोन नहीं मिलेगा। होम लोन मिल सकता है, हाँ। बिजनेस लोन मिल सकता है, हॉलिडे लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन मिल सकता है, रिटायरमेंट का लोन नहीं होता। तो उसको आप जितना जल्दी शुरू करेंगे तो उसका उतना फायदा होगा आपके लिए। आपको ये सोचना है कि आप कैसे कैसे कमा सकते हैं, अलग अलग आपकी जो हुनर है, टैलेंट है, उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं जिंदगी भर। उससे कुछ लोग होते हैं कि वो रिटायर हो जाते हैं, 40 में भी रिटायर होते हैं, 35 में भी हो जाते हैं, 50 भी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना जो टैलेंट है वो फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं, या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले जाते हैं, फिर उससे या वो monetization कर स्कूल सकते या हैं। कॉलेज में टीचर बन जाते हैं, जो उनका पैशन है, जिससे आप वो पैसा कमा सकते हैं। तो आप ऐसा रखिए कि आप रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1 साल ऐसा आएगा जब मैं सब काम धंधा बंद करके पैर ऊपर करके मैं सिर्फ टीवी देखूंगा। उसमें क्या होगा कि आपको वो डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, चीजें होंगी जैसे कि हेल्थ की इश्यूज होंगे। आपको फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है। तो आप सोचिए कि आपका पैशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, वो आप जिंदगी भर कर सकते हैं। आज आप कोई डॉक्टर को पूछिए, वो नहीं बोलेगा कि मैं रिटायर करना चाह रहा हूँ, मैं तो 70-80 साल तक भी मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो और जो आर्किटेक्ट है वो डिजाइन करता है, वो जिंदगी भर करेगा। सिर्फ जो नौकरी वाले लोग हैं उनको बहुत जल्दी कैसे भी करके रिटायर होना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप रिटायर हो जाओ, लेकिन आपके पास क्या टैलेंट है जिससे आप कमा सकते हो, क्या आप ये सब अलग अलग आपके हॉबीज को आप मोनेटाइज करो और फिर आप कमाते रहो और फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहे। तो रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी आप प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि ये एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता, तो प्रायोरिटी में रहना चाहिए। और सर कुछ इन्वेस्टर है जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन देखता है कि टॉप 3 फंड कौन सा है, उसमें इन्वेस्ट किया, फिर 6 महीना 1 साल बाद देखता है वो जो टॉप 3 वो चेंज हो गया, फिर वो लोग फंड चेंज करता है। तो ऐसा तो इन्वेस्टिंग होना नहीं चाहिए। तो उस टाइम में इन्वेस्टर क्या देख के इन्वेस्ट करे, फंड चूज कैसे करे? तो आप समझिए कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो समझिए कि आप इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड भी है जो ये स्टॉक एक्सचेंज के जितने स्टॉक्स होते हैं उससे पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो सब तो इंडिया ही हुआ ना। तो आपको ये देखना है कि आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ेंगे कि इंडिया का ग्रोथ कितना हो रहा है। हाँ। तो समझे 6% या 7% के बीच में इंडिया ग्रो हो रहा है। और इन्फ्लेशन जो है इंडिया में समझिए कि 4% है या 5% है। हाँ। ठीक है, ये भी आपने पेपर में पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन जो है, जिसका मतलब ये होता है कि चीजों का भाव जो है हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। इसी को हम महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो मतलब कंपनियों को भी इन्फ्लेशन की वजह से अपना जो प्रॉफिट होता है वो उतनी से बढ़ेगा कि हमारा भी, हम कंपनी प्राइस बढ़ा रही है, एकदम कंपनी सर्विस की भी चार्ज बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर न्यूज़पेपर में देखा आपने कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6% है, इंडिया में इन्फ्लेशन 5% है, तो टोटल हो गया 11%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कहां से निकला। न्यूज़पेपर में कोई ऐसे सोच के तो नहीं निकला, वो ऐसा निकला कि इंडिया में जितने कंपनियां हैं, तो हर कंपनी का परफॉर्मेंस देख करके उसका अगर एवरेज निकाले तो ये 11% है। अच्छा। और इसमें हो सकता है क्योंकि हमने एवरेज निकाला कि इंडिया में सारे कंपनियां जो है वो 11% करीब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट भी उसकी वजह से आता है, इन्फ्लेशन सबको गिना के नॉमिनल ग्रोथ रेट बोलते हैं उसको। लेकिन आप समझिए कि ये 11% जो हम बोल रहे हैं इंडिया का, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये ग्रोथ रेट है इंडिया का जीडीपी का और ये इन्फ्लेशन है, उसको जोड़ दिया आपको मिल गया 11%। तो इसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, सबका एवरेज में इंडिया 11% से बढ़ रहा है हर साल। हाँ। अच्छा, अभी इसमें जितने कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां 20 से बढ़ रही है, कुछ कंपनियां 5 से बढ़ रही है, कोई घट रहा है, कोई ज्यादा जा रहा है, लेकिन एवरेज में जो है 11 है। तो आप देखिए कि आपका ये सोच ये रहता है कि अरे अभी क्या है, इंडिया में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 20% से बढ़ रहा है, मुझे वो चाहिए। आप भले आप वो करो, लेकिन आपको कब रखना है और कब निकालना है ये तो आपको पता नहीं होगा। तो आप 2 बार पैसे बना लोगे, तीसरे बार जितना बनाया वो सारा घुस जाएगा कहीं, आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कभी कभी। तो आप एडवाइजर जो रहते हैं वो डिवर्सिफाइड फंड जब देते हैं, तो डिवर्सिफाइड का मतलब होता है कि छोड़ो कि कौन सा 20 जाएगा, कौन सा 5 है, जो 5 वाला है वो कल 12 हो जाएगा, जो 20 वाला है वो भी नीचे 12-11 पे आ जाएगा। तो आप एक डिवर्सिफाइड फंड पकड़ के चलिए, तो आप ना खुशी खुशी आंख बंद करके अच्छी तरीके से सो जाओ, कोई टेंशन मत लो। जो इंडिया की ग्रोथ है उसको पकड़े बैठो कि मुझे बैंक में डालो तो मुझे 6.5-7 मिलेगा,
लेकिन मैं Mutual इंडिया fund की में- कंपनियों में डालता हूँ तो मुझे एवरेज में 11% मिलनी 12% मिलना चाहिए। ये चाहिए। एक्सपेक्टेशन आप अगर रखोगे तो आप कभी आपको मायूस होने की या रिग्रेट करने की रीजन नहीं मिलेगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो सीनियर सिटीजन है, जो रिटायरमेंट हो गया, जिसका इनकम घट गया है, उनके लिए सब क्या करते हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में EMIs करते हैं। उसका एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में है SWP, तो उसका बेनिफिट थोड़ा बताइए। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा फीचर है म्यूचुअल फंड का कि आपने जहां भी निवेश किया हो, जहां पे इन्वेस्ट किया हो, वहां से आप ये बोल सकते हैं कि मुझे 20,000 रुपया, 25,000 रुपया हर महीने मुझे चाहिए। रिडीम करना है। तो ऑटोमेटिक जब आप SW का फॉर्म साइन करेंगे, जैसा कि हम SIP का फॉर्म साइन करते हैं, जहां हम हमारे जो सेविंग्स है उसमें से हर महीने एक अमाउंट कटता जाएगा, इन्वेस्ट होता जाएगा, उसी तरीके से SWP का फॉर्म जब आप साइन करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट से एक अमाउंट जो आपने फिक्स किया वो हर महीने आता जाएगा। खाली जो रिटायर्ड लोग हैं उनको क्या रिस्क वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सेफ प्रोडक्ट्स हैं। उसकी पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको कितना पैसा, क्या थोड़ा पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि मैं बैठ करके मैं किसी को एक उसका एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। सबसे अच्छा एडवाइस होता है कि आप एक एडवाइजर के साथ बैठिए। विजय आपके साथ जैसे कस्टमर बैठा कि विजय मुझे ऐसा ऐसा करके चाहिए, तो आप उसको उस तरीके का फंड दे सकते हैं और म्यूचुअल फंड के हर फंड से आप SWP कर सकते हैं, तो उसका सुविधा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विजय, थैंक यू।